नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं मैराथन टेस्ट सीरीज का 10वां भाग। दोस्तों, इस सीरीज का ये 10वां भाग है। 9 भाग हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, यानी कि बिल्कुल सिलेबस वाइज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सिलेबस वाइज 9 वीडियो लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा दोस्तों। ये जो वीडियो लेक्चर है दोस्तों, इसमें जो 150 प्रश्न हमने शामिल किए गए हैं, बिल्कुल आपका जो सिलेबस है उसके ब्लू पैटर्न पर आधारित है। जिस तरीके से आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम विभाजन है, बिल्कुल उसी आधार पर हमने प्रश्नों को शामिल किया गया है। बिल्कुल इस स्तरीय प्रश्न है दोस्तों। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, इत्मीनान से देखिए, समझिए दोस्तों प्रश्नों को और परीक्षा के पैटर्न को समझिए। कुछ इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में ऐसा लगेगा कि परीक्षा तो एकमात्र औपचारिकता है दोस्तों। बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर है दोस्तों। इस प्रकार के टेस्ट करने के बाद में आपके अंदर निश्चित रूप से दोस्तों आत्मविश्वास जागृत होगा और आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठाइएगा दोस्तों। और यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो लेक्चर का जो विवरण है इस प्रकार से है दोस्तों, देखिएगा। पहले पार्ट में हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति तथा भूगोल से संबंधित प्रश्न, जो कि आपको पता है 50 प्रश्न इसमें निर्धारित हैं। और दूसरे पार्ट में देखने वाले हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई और सामयिक विषयों से संबंधित 40 प्रश्न इसमें आने वाले हैं आपके। तो 51 से 90 प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित दोस्तों 10 प्रश्न हैं आपके। 91 से 100 तक देखेंगे। सूचना संप्रेषण तकनीक से संबंधित 5 प्रश्न हैं और शैक्षिक रीति विज्ञान से संबंधित आपके 20 प्रश्न निर्धारित है दोस्तों। वो देखेंगे हम 106 से 125 तक। और विद्यालय विषय जो L1 वालों के लिए हैं दोस्तों, वो 126 से और 150 तक 25 प्रश्न, इनको भी हम देखने वाले हैं। सारा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इत्मीनान से वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लर्न विद एडवांस स्टडीज सर्च कीजिए और इस पर ऐड हो जाइएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो है उनके लिंक आपको वहाँ उपलब्ध हो जाए। ओके दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, शुक्र नीति में किस प्रकार के दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? तो दोस्तों, किस प्रकार के दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया है शुक्र नीति में? तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जिसमें सैन्य दुर्ग, जी हाँ दोस्तों, सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न। विजय मंदिर का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में विजय मंदिर का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विजय मंदिर का जो किला है वो बयाना भरतपुर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बयाना भरतपुर में विजय मंदिर का किला स्थित है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प कौन सा है? तो मिट्ठे शाह की दरगाह दोस्तों गागरोन झालावाड़ में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहट झुंझुनू में ही स्थित है दोस्तों। और अब्दुल्ला खां का मकबरा दोस्तों जयपुर में नहीं है, इसको देखना है। हमीबुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है दोस्तों। और अब्दुल्ला खां का मकबरा जो है दोस्तों ये अजमेर में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में, इसको याद रखना। तो ये वाला क्या हो जाएगा? आपका विकल्प गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन है? गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो चार चौमा का शिवालय और शीतलेश्वर महादेव मंदिर, दरा का मंदिर, उक्त सभी मंदिर जो है दोस्तों ये गुप्तकालीन है। चार चौमा का शिवालय कोटा में है, शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन में, दरा का मंदिर भी दोस्तों कोटा में है। तो ये सारे के सारे मंदिर किस काल के हैं? गुप्त काल के माने जाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का ऐसा मंदिर जो प्राचीनतम तिथि अंकित मंदिर है कौन सा है? इन 3 में से ही है, कौन सा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। पांचवा प्रश्न, बंजारे की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बंजारे की छतरी दोस्तों लालसोट दौसा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लालसोट दौसा में। नेक्स्ट छठा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मंदिर नुमा कलात्मक काष्ठ कलाकृति क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है ये? कावड़, मांडना, मंदिर या खांडा? तो दोस्तों ये कहलाती है कावड़। जी हाँ दोस्तों, कावड़ या बेवाण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां प्रश्न देखिएगा, चावंड चित्रशैली की प्रसिद्ध कृति डोलामारू। जी हाँ, डोलामारू
जिसका चित्रांकन 1592 ईस्वी में किया गया था, वर्तमान में कहाँ स्थित है? दोस्तों डोलामारू मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है और ये 1592, जी हाँ दोस्तों 1592 में किसका शासन था? तो महाराणा प्रताप का शासन काल था, तो इसी टाइम पे इसको चित्रित किया गया था। ये जो वर्तमान में स्थित है ये राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में ये कृति स्थित है। 8वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी साहित्य में शोक काव्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा, रासो, मर्ष्या, रूपक या प्रकाश? तो दोस्तों इसको कहा जाता है मर्ष्या। जी हाँ दोस्तों, इसको मर्ष्या कहा जाता है। रासो की वंशावलियाँ होती है दोस्तों, और प्रकाश जो है किसी व्यक्ति या घटना पर प्रकाश डालने के लिए जो रचना की जाती है उसको प्रकाश बोला जाता है। रूपक भी राजस्थानी साहित्य की एक विधा है दोस्तों। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। तो सीता बाड़ी का जो मेला लगता है 12 में, वो लगता है ज्येष्ठ मास में दोस्तों, और रणथंभौर का गणेश मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रामदेव पशु मेला माघ माह में शुक्ल पक्ष में लगता है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में लगता है दोस्तों, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। ये कब लगता है? तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में भरता है दोस्तों। और कार्तिक पूर्णिमा को कौन से मेले लगते हैं दोस्तों? तो कार्तिक पूर्णिमा को कोलायात का मेला, कपिल मुनि का मेला लगता है। इसके अलावा झालरापाटन का मेला लगता है, और इसके अलावा जो पुष्कर मेला है वो भी कार्तिक माह में भरता है। और कौन से मेले कार्तिक माह में भरते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। दोस्तों आप कमेंट करने में और वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आपके लिए दोस्तों रात भर जग करके और इतने सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों यदि आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों आपकी परीक्षा तक इसी तरीके से इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और आपकी जो तैयारी है उसमें इसी तरीके से तैयारी को मजबूत करते रहेंगे दोस्तों। ओके, तो देखते हैं 10वां प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन का त्यौहार किस रूप में मनाया जाता है? 12 वफ़ात, ईद उल जुहा, ईद उल फितर या शब कद्र? तो दोस्तों इसको मनाते हैं 12 वफ़ात के रूप में। किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? 12 वफ़ात के रूप में मोहम्मद साहब का जन्मदिन है उसको मनाया जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, नाहर नृत्य, जी हाँ दोस्तों नाहर नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाहर नृत्य दोस्तों मांडल भीलवाड़ा का स्थित है। मांडल कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में स्थित है। मांडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, नानूराम और दूलिया राणा किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा दोस्तों, कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल या कन्हैया ख्याल? तो दोस्तों ये है शेखावटी ख्याल के लिए नानूराम और दूलिया राणा प्रसिद्ध है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि कुचामनी ख्याल के लिए कौन प्रसिद्ध है, और ये भी बताइए कि लच्छीराम है, लच्छीराम किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है? क्या इनमें से किसी से संबंध है लच्छीराम का किसी ख्याल से? तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत का मतलब गलत विकल्प कौन सा है? तो रणमल छंद किसने लिखा दोस्तों? श्रीधर व्यास ने लिखा है, बिल्कुल सही है। रुक्मणी हरण विट्ठल दास ने लिखा है, और हंसावली असाइयत ने लिखा, और गज गुण रूपक कृष्ण भट्ट ने लिखा है क्या दोस्तों? तो गज गुण रूपक कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा दोस्तों। तो किसने लिखा दोस्तों? शिवदास ने लिखा दोस्तों। किसने लिखा? शिवदास ने लिखा है गज गुण रूपक। तो कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा दोस्तों? तो कृष्ण भट्ट ने लिखा ईश्वर विलास महाकाव्य। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण भट्ट ने लिखा है ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा है इसने। ईश्वर विलास महाकाव्य किसने लिखा है? कृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है या असुमेलित है या गलत है? तो निम्बार्क संप्रदाय जो प्रवर्तक है वो निम्बार्काचार्य है। निष्कलंक संप्रदाय को देखना है दोस्तों। गौड़ीय संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु है, बंगाल में इसका उद्भव हुआ था। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास जी है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत माऊ जी है दोस्तों। कौन है? संत माऊ जी है। चरणदास जी ने तो अलग से ही चरणदासी संप्रदाय प्रवर्तित किया था। नेक्स्ट 15वां प्रश्न ये रहा,
मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी बाण माता, जी हाँ दोस्तों, बाण माता का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो किस दुर्ग में स्थित है बताइए दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न इसमें क्लियर हो रहे हैं आपके। मेवाड़ राजवंश की जो कुल देवी वो कौन है, किस दुर्ग में स्थित है? तो किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी बाण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 16वां प्रश्न है, जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों? कब शामिल किया गया? तो 2010 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया दोस्तों? 2010 में शामिल किया गया। 2013 में किन 6 दुर्गों को शामिल किया गया है दोस्तों विश्व विरासत सूची में? तो उसका मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसमें और भी आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि 1956 में, जी हाँ दोस्तों, 1956 में राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी और 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो चारों तिथियां इसमें वो आपके लिए काम की है। ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सभ्यता स्थल और प्राप्त साक्ष्य। तो दोस्तों बीनमाल से रोमन एम्फोरा एक सुराही है दोस्तों, तो ये प्राप्त हुई है यहाँ से। कालीबंगा से जूते हुए खेत जो कि ग्रिड पैटर्न पर है, दोहरे जूते हुए खेत प्राप्त हुए यहाँ से। गणेशवर से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए दोस्तों, मछली पकड़ने का कांटा। इसके अलावा दोस्तों बाणाग्र, बाण होते हैं उसमें आगे लगाने वाला ऐसा बाणाग्र। तो विराटनगर या बेराट से क्या प्राप्त हुआ? लोहा गलाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, अशोक का अभिलेख मिला है और भी कई सारी चीज़ें मिली है, यहाँ से मुद्राएं मिली है, लेकिन लोहा गलाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। तो लोहा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? ईसवाल जो सभ्यता है, ईसवाल से लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। इसके अलावा और भी जगह हैं जहाँ से, जैसे कि जोधपुरा वगैरह, इनसे भी लोहा गलाने की भट्टियाँ हमको प्राप्त हुई है उत्खनन में। ठीक है। 18वां प्रश्न, मेवाड़ का उद्धारक। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हम्बीर को। जी हाँ दोस्तों, राणा हम्बीर को मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी, जी हाँ दोस्तों, विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन या मेवाड़ का उद्धारक राणा हम्बीर को कहा जाता है। ये शासक कब बने थे? तो ये बने थे दोस्तों 1326 ईस्वी में ये शासक बने थे। ठीक है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में किसने लिखा है कि मानसिंह की यह लड़ाई अपने प्रारंभिक उद्देश्य में ही असफल रही थी, यानी कि सफल नहीं हो पाई थी? तो ये किस इतिहासकार ने कहा है दोस्तों? ये कहा है दोस्तों आदर्श लाल श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, AL श्रीवास्तव ने ये कथन कहा है। ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि मानसिंह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ था। मानसिंह का उद्देश्य क्या था? मानसिंह को इस उद्देश्य से अकबर ने भेजा था कि वो महाराणा प्रताप को जिंदा या जैसे भी हो उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हुआ, इसलिए आदर्श लाल श्रीवास्तव ने ये कथन कहा है। ओके। नेक्स्ट ये रहा दोस्तों 20वां प्रश्न, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला डूंगरपुर का शासक कौन था दोस्तों? बताइएगा। तो डूंगरपुर का शासक था दोस्तों आसकरण। जी हाँ दोस्तों, आसकरण पहला शासक था डूंगरपुर का जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 21वां प्रश्न, कोसाणा का युद्ध कब हुआ? कोसाणा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों कोसाणा का युद्ध 1444, 1492, 1227 या 1423। तो ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1492 में हुआ था। जी हाँ, 1492 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो सातल देव, जी हाँ दोस्तों, सातल देव और मल्लू खां, जी हाँ दोस्तों, मल्लू खां के बीच में हुआ था ये युद्ध। और आपको पता है घुड़ला नृत्य यहीं से प्रारंभ होता है। ओके, तो इसको भी आप ध्यान रखना। कोसाणे का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सातल देव और मल्लू खां के बीच में कब हुआ था? तो 1492 में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, महाराजा सूरज सिंह ने भटनेर दुर्ग पर कब अधिकार किया था? तो महाराजा सूरज सिंह जो बीकानेर के शासक थे उन्होंने 1805, जी हाँ दोस्तों, 1805 में भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था। और इसका नाम क्या रख दिया था दोस्तों? हनुमानगढ़ रख दिया था। तभी से इसका नाम हनुमानगढ़ है, क्योंकि मंगलवार के दिन इस पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, चौहानों का मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? तो चौहानों का मूल निवास स्थान है या इनका जो बिल्कुल प्रारंभिक स्थान है वो सपादलक्ष है दोस्तों। क्या है? सपादलक्ष, याद रखना दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में जितने भी मैंने प्रश्न शामिल किए गए हैं इतिहास के और भूगोल के सारे ही दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो प्रमाणिक बुक है, जी हाँ दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो प्रमाणिक बुक है वहाँ से लिए गए हैं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किए दोस्तों। इन प्रश्नों को मैं रात भर जग करके मैं बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ दोस्तों। पहले टॉपिक को पूरा पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, उसके बाद में मैं इन प्रश्नों को बनाता हूँ। तो वाकई में ये टेस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी है।
आप इत्मीनान से देख सकते हैं इसको और इन पर विश्वास कर सकते हैं दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके से कि आपका कोई भी प्रश्न गलत हो। मैं कोशिश करता हूँ आपको 99% सही फैक्ट उपलब्ध करवाने की, लेकिन फिर भी दोस्तों मानवीय स्वभाव है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रह ही जाती है। तो इसके लिए प्रयास करते हैं आपसे कि आप भी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसमें जीके वाले पोर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों, लेकिन मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों में एक से ज़्यादा उत्तर संभव हो सकते हैं। इसमें जो करंट जीके वगैरह है इनमें और जो जीके वगैरह है इनमें तो मैं बिल्कुल 100% आपको सही फैक्ट दे रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल 100% फैक्ट आपको सही दे रहा हूं, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी से जो प्रश्न ले रहे हैं तो वाकई में आप इसके माध्यम से रिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, 24वां प्रश्न। मराठों ने सर्वप्रथम किस रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था? दोस्तों आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप की बात हो रही है, न कि चौथ और सरदेशमुखी वसूली की। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो बूंदी है। जी हाँ दोस्तों, बूंदी के आंतरिक मामलों में या बूंदी के राजनीतिक मामलों में सर्वप्रथम मराठों ने हस्तक्षेप किया था। जबकि यदि चौथ वसूली या फिर इनसे कर वसूली की बात हो राजस्थान की कोई भी रियासत से, तो ये मेवाड़ से वसूल किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 25वां प्रश्न। जयपुर राज्य के खर्च पर शेखावटी ब्रिगेड का गठन कब हुआ था? और इसका जो गठन है इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था दोस्तों? तो इसका जो मुख्यालय रखा गया था दोस्तों वो झुंझुनू में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? झुंझुनू में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका गठन कब किया गया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप। 26वां प्रश्न देखिएगा, किलों का अधिकारी जो होता था मध्यकाल में वो क्या कहलाता था दोस्तों? ये मध्यकालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो कोटपाल, पीलूपति, चंदपति, महाश्वपति। तो दोस्तों इसको कहा जाता था कोटपति। जी हाँ दोस्तों, किलों या दुर्गों का अधिकारी जो था उसको कोटपति कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों 27वां। तिलक मंजरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों तिलक मंजरी से जो है प्राचीन राजस्थान का इतिहास प्राप्त होता है। तो ये इसके रचनाकार कौन है? तो तिलक मंजरी के रचनाकार जो है वो धनपाल है। कौन है दोस्तों? धनपाल ने इसको लिखा है, याद रखना दोस्तों इसको। 28वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 1760 ईस्वी में तेरापंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1760 में की थी और किसने की थी? तो भीखण जी ने तेरापंथ की स्थापना की थी। तेरापंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है तेरापंथ। ओके, नेक्स्ट 29वां प्रश्न। 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो जयनारायण व्यास, बालमुकुंद बिरसा, स्वामी गोपाल दास या चांदमल सुराणा। तो दोस्तों इसकी स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। कब की थी? 1918 में की थी। 1918 में की थी किसकी स्थापना? मरुधर हितकारिणी सभा की। नेक्स्ट 30वां प्रश्न। वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज जो है इसको क्या माना है दोस्तों? तो इसको माना है दोस्तों, बताइएगा, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था, राजनीतिक संस्था या फिर गैर लाभकारी संगठन। तो दोस्तों इन्होंने इसको एक राजनीतिक संस्था का दर्जा दिया गया है। वैलेंटाइन शिरोल एक पत्रकार थे दोस्तों ब्रिटेन के, इन्होंने इसको एक राजनीतिक संस्था माना है और इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किए आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक पर। बाल गंगाधर तिलक तो इनके खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए ब्रिटेन में भी चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 31वां, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है दोस्तों? गलत विकल्प कौन सा है? तो होजरी पार्क कहाँ स्थित है? चौपंकी भिवाड़ी में स्थित है, बिल्कुल सही है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क देखना है दोस्तों आपको, जो बोरानाडा जोधपुर में है क्या? जापानी उद्यमी पार्क नीमराणा अलवर में है, बिल्कुल सही है। स्टोन पार्क बिश्नोदा धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है दोस्तों सीतापुरा, जी हाँ दोस्तों सीतापुरा जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सीतापुरा जयपुर में। तो बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प कौन सा नहीं है? तो सही विकल्प कौन सा नहीं है यानी कि गलत कौन सा है? तो सज्जनगढ़ जैविक पार्क उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। माचिया सफारी जैविक पार्क जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ जैविक पार्क ये जयपुर में है, बिल्कुल सही है। बिछमाल जैविक पार्क दोस्तों कोटा में नहीं है, तो फिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में। जी हाँ दोस्तों, ये बीकानेर में स्थित है। कोटा में कौन सा स्थित है? तो कोटा में स्थित है दोस्तों अभेड़ा। जी हाँ दोस्तों, अभेड़ा जैविक पार्क कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। सबको याद रखना दोस्तों, सारे जैविक पार्क इसमें आ गए हैं। 33वां प्रश्न देखिएगा,
किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, उदय सागर। तो दोस्तों ये कहा जाता है जयसमंद झील। जी हाँ दोस्तों, जयसमंद झील जो है ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इस पर जो है कौन कौन से टापू है मुझे कमेंट करके बताइए, और इससे कौन कौन सी नहरें निकाली गई है वो भी मुझे कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? गलत है। गलत विकल्प कौन सा है? तो बाघेरी का नाका राजसमंद में है, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है, मेजा बांध कहाँ स्थित है आपको बताना है, मोरेल बांध दौसा में है। ओके, तो मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में मेजा बांध स्थित है। तो इसका विकल्प सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प कौन सा है? तो देखिएगा ए वाला, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। जैसलमेर जिले में न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ वर्षा होती है। सी वाला देखिए, राजस्थान में नहरी सिंचित क्षेत्र में सेम की समस्या। जी हाँ दोस्तों, सेम की समस्या जल भराव के कारण जो उत्पन्न होती है, ऊपर जो है ऊपर जो हानिकारक तत्व है, हानिकारक रसायन जो है ऊपर मतलब धरती पर आकर के सतह पर जमा हो जाते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है और फसलें होती भी नहीं है, भूमि बंजर हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। जंगलों में पेड़ों पर भीलों की मचानुमा झोपड़ी उसको गोपना कहा जाता है। तो दोस्तों भीलों की नहीं है दोस्तों, ये सहरियाओं की है। किनकी है दोस्तों? सहरियाओं की। जी हाँ दोस्तों, सहरियाओं की मचानुमा जो झोपड़ी होती है उसको गोपना कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार ने टिड्डी चेतावनी संगठन का क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है जोधपुर में, पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में टिड्डी चेतावनी संगठन का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। तो सी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ओके, गलत विकल्प कौन सा है? तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी है? काली सिंध भी है, पार्वती भी है, ब्राह्मणी भी है, मेज भी है, बनास भी है, कुराल भी है और चाकण भी है। सारी नदियाँ इसकी सहायक है। बनास की देखते हैं, बेड़च, कोठारी, खारी, मोरेल, काली सिंध और गंभीरी है दोस्तों सारी। तो माही की देखिए, मानसी, चंद्रभागा, सहोदरा है क्या दोस्तों? नहीं है दोस्तों। ये किसकी सहायक है? तो ये बनास की सहायक है। बनास की सहायक है दोस्तों ये सी में जितना भी विकल्प में जितनी भी है। और लूनी की देखिए, जोजड़ी, लीलड़ी, मिट्टी, सुकड़ी, जवाई, खारी, ये सारी की सारी भी जो है लूनी की सहायक है। तो कौन सी नहीं है? सी वाला विकल्प बेमेल है। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन का मुख्यालय कहाँ स्थित है मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। 39वां प्रश्न, राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। 40वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? खनिज और उत्पादन क्षेत्र। तो मैग्नीज लीलवानी बांसवाड़ा में निकाला जाता है, जिप्सम जामसर में निकाला जाता है, पन्ना डेगाना में नहीं निकाला जाता है दोस्तों, फेल्सपार मकरेड़ा अजमेर में निकाला जाता है दोस्तों, डेगाना में टंगस्टन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? टंगस्टन निकाला जाता है। टंगस्टन डेगाना भाखरी नागौर में निकाला जाता है। कमेंट करके बताइए पन्ना कहाँ निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट 41वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। तो सही है दोस्तों, असमान वितरण पाया जाता है। तो इसके लिए कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं इसको? तो देखिए, कारण राज्य में जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, ये भी सही है दोस्तों। तो दोनों कथन क्या है दोस्तों? दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के संयोग से हुई थी। तो दोस्तों ये कौन सी कंपनी है बताइए? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कोटा में है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कि चचियावास अजमेर में है, या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ओके, तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो ये HMT है दोस्तों, HMT। जी हाँ दोस्तों, HMT की स्थापना चचियावास अजमेर में 1967 में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को मंजूरी कब दी गई? तो बताइएगा। तो इसको मंजूरी दी गई है दोस्तों 22 सितंबर 2021 को। जी हाँ दोस्तों, 22 सितंबर 2021 को इसको मंजूरी दी गई है।
44वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है। चावल की जो किस्में हैं मोही, सुगंधा, बासमती सही है दोस्तों। मूंगफली की चंद्रा और RG 141 यही भी सही है दोस्तों। जो कि ज्योति, राजकिरण और मोलवा ये भी सही है दोस्तों। चना राजस्थान 171 या RSB दोस्तों ये जो किस्में हैं ये किसकी किस्में हैं दोस्तों, गेहूं की है, ये गेहूं की किस्में है, चना की नहीं है, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिएगा, नाथरा की पाल और मोरिजा बानोल, जी हाँ दोस्तों ये जो है स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 46वां प्रश्न, जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई दोस्तों। जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2015 में हुई। कब हुई दोस्तों, 2015 में जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है। तो दोस्तों राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है। और रेलवे जोन की बात करें दोस्तों तो रेलवे जोन पूर्ण रूप से उत्तर पश्चिम जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय जयपुर में है, तो पूरी तरीके से एक रेलवे जोन है। बाकी कोटा मंडल जो है वो जबलपुर जोन में आता है। तो यदि पूर्ण तरीके से बात करें तो एक रेलवे जोन राजस्थान में है, और अगर कुछ आंशिक रूप से भी हम शामिल करें तो कोटा मंडल जो है वो जबलपुर जोन में आता है। और यदि हम बात करें रेलवे मंडलों की तो रेलवे मंडल जो है वो 5 हैं। ठीक है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया था। तो जमनालाल बजाज ने भी किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने भी किया था, हरिभाऊ उपाध्याय ने भी किया था। उपयुक्त सभी ने तृतीय चरण में जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 49वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। तो गंगानगर की 10.5, झुंझुनू की 11.7, पाली की 11.9, बूंदी की 15.4। तो दोस्तों बी वाला, सी वाला और डी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। तो गलत क्या है, ए वाला है, क्योंकि गंगानगर की जो जनसंख्या वृद्धि है वो बराबर 10% रही थी। कितनी रही थी, बराबर 10%। और ये क्रमशः दोस्तों क्रमशः कम से और अधिक, जी हाँ दोस्तों आरोही, जी हाँ दोस्तों आरोही रूप में जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। ठीक है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना है दोस्तों, ये बताना है। जनजाति की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये है दोस्तों 13 जी हाँ दोस्तों 13.5% तो ST की जनसंख्या है राजस्थान में, और 17.8%, जी हाँ दोस्तों 17.8% ST की जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अभी हमने देखे हैं 50 प्रश्न जो कि राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी कि भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित थे। अब हम देखने वाले हैं 40 प्रश्न जो कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RT 2009 व सामूहिक विषयों से संबंधित है। तो देखिएगा 51वां प्रश्न, 7 जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों, ये जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, किसने जीता, तो अवनी लखेरा ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों, अवनी लखेरा ने ये गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट देखिएगा 53वां प्रश्न, मई 2022 में 3 दिवसीय, जी हाँ दोस्तों 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। तो शिखर यानी कि पर्वत, तो पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों, माउंट आबू में स्थित है। तो माउंट आबू में इसका शुभारंभ किया गया है शिखर पर्व का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 54वां प्रश्न, राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध कराई गई हैं दोस्तों। वो जो संस्था है वो है दोस्तों नाबार्ड, जी हाँ दोस्तों नाबार्ड के सहयोग से इसको जो है 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध कराई गई है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1982 में। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है। 55वां प्रश्न देखिएगा, द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। तो ये है दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की मासिक पत्रिका। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है ये, तो ये रिपीट हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि
इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे ही। 56वां प्रश्न देखिए, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, किस स्थल पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है दोस्तों जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन किया गया है। 57वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 2 जगह की जाएगी, एक तो जोधपुर में, कहाँ की जाएगी? जोधपुर में, और एक जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में भी इसकी स्थापना की जाएगी। जयपुर विकल्प में है नहीं, जोधपुर आपके विकल्प में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में तो इसकी स्थापना की भी जा चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, 58वां प्रश्न, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम बनाने हैं, 11 नए, तो इसके लिए कितने रुपए का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है? तो इसके लिए अनुमोदित किया गया है कितने रुपए का बजट? तो दोस्तों इसके लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया है। नेक्स्ट, आजकल फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी जा रही है दोस्तों, क्योंकि अगर फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछेगी तो पूछेगा कोई भी बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम में, तो दोस्तों आपके 100% बन जाएगी, क्योंकि जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको सब याद कर लेते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाना जरूरी होते हैं परीक्षाओं में, ताकि डिस्क्रिमिनेशन हो सके अच्छे स्तर के विद्यार्थियों का और एवरेज विद्यार्थियों का, पिछड़े विद्यार्थियों का। तो आप सब तरीके से तैयार रखिएगा अपने आप को। 59वां प्रश्न देखिएगा, 59वां प्रश्न ये रहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यावरण व पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान, जी हाँ पक्षी उद्यान या बर्ड पार्क का लोकार्पण 12 मई 2022 को किया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया है दोस्तों उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में बर्ड पार्क का लोकार्पण किया है मई 2022 में। 60वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का म्यूजियम किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बीकानेर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, 60वां प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के खिलाड़ी जिसे सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया, तो किसे प्रदान किया गया दोस्तों? करण सिंह को भी, प्रेम सिंह को भी, सलीम दुर्रानी, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत विकल्प कौन सा है? तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है, सुनहरी कोटी धौलपुर में है क्या? अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है, बिल्कुल सही है। 7 सहेलियों का मंदिर या सूर्य मंदिर झालरापाटन में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सुनहरी कोटी कहाँ स्थित है? तो सुनहरी कोटी टोंक में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है सुनहरी कोटी। ओके, नेक्स्ट, 63वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ये समर्पित है भगवान विष्णु को। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु, महाराणा कुंभा के आराध्य देव भगवान विष्णु थे, तो भगवान विष्णु को ये समर्पित है। नेक्स्ट देखिएगा, 64वां प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे लाल सिंह शक्तावत। जी हाँ दोस्तों, लाल सिंह शक्तावत राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे दोस्तों। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी है दोस्तों, चंद्र प्रकाश जोशी। ओके, प्रथम अध्यक्ष कौन थे मुझे कमेंट करके बताइएगा। 65वां प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, 66वां प्रश्न देखिएगा, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो दोस्तों ये निर्मित है गुर्जर प्रतिहार शैली में। जी हाँ दोस्तों, 1000 ईस्वी के लगभग का मंदिर है ये, तो गुर्जर प्रतिहार शैली में ये निर्मित है। और इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने तुड़वा दिया था, उसके बाद में यहाँ माता जी का मंदिर बनाया, जबकि पहले ये भगवान विष्णु का मंदिर था। किसका मंदिर था? भगवान विष्णु का मंदिर था प्रारंभिक रूप से, हर्षद माता मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट 67वां प्रश्न देखिएगा, ऋषभ देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऋषभ देव मंदिर धुलेव, जी हाँ दोस्तों, धुलेव उदयपुर में स्थित है। धुलेव उदयपुर में स्थित है। आदिवासी इनको कालाजी के नाम से पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि इनकी मूर्ति है वो काली है। 60वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प कौन सा है? अंग और आभूषण। तो कलाई में गोखरू, कंगन, कड़ा, बंद, गजरा ये सब पहने जाते हैं कलाई में। कमर में क्या पहना जाता है? तगड़ी, करघनी, सटका, झालरो, सावली ये पहना जाता है। पैर में पायल, रमझोल, तोड़ी, नेवरी, झांझर ये पहने जाते हैं। कान में क्या पहना जाता है? देखना आपको, कांटा, लौंग, बेसर, फूली ये दोस्तों नाक में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं?
नाक में पहने जाते हैं, तो ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 69वां प्रश्न देखिएगा, कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है दोस्तों, तो ये राजस्थान है, इधर पूर्वी राजस्थान, इधर पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान की कौन सी नहीं है, बीकानेरी पश्चिमी राजस्थानी है, खीराडी पश्चिमी राजस्थानी है, देवड़ावाटी पश्चिमी राजस्थानी है जो कि सिरोही वाले क्षेत्र में बोली जाती है, अहीरवाटी जो दोस्तों मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये वाली पूर्वी राजस्थान की बोली है, पश्चिमी राजस्थान की बोली नहीं है। 70वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प कौन सा है, तो विगत, जी हाँ दोस्तों, विगत किसी विषय का विस्तृत विवरण जो है वो विगत कहलाता है, और विलास आमोद प्रमोद विषयक विवरण जो होता है वो विलास कहलाता है दोस्तों। और साखी, आंखों देखा, साखी का मतलब होता है दोस्तों साक्षी, जी हाँ दोस्तों, साखी का मतलब साक्षी, ये साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप साखी है। तो साखी जो है आंखों देखा विवरण होता है। और शबद, जी हाँ दोस्तों, शबद क्या है, तो श्रृंगार रस प्रधान नहीं है दोस्तों, श्रृंगार रस प्रधान रचना नहीं है। शबद जो है संत वाणी है दोस्तों, क्या है ये, संतों की जो वाणी है, संतों की वाणी है उसको शबद बोला जाता है। संतों की वाणी को क्या बोला जाता है, शबद बोला जाता है। तो श्रृंगार रस प्रधान रचना को क्या बोला जाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। ओके, 71वां प्रश्न देखिएगा, झमाल, झूलना, धमाल, पर्ची, प्रकाश आदि क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों राजस्थानी जो साहित्य है उसकी विधाएं हैं। इसके पहले वाला प्रश्न में भी राजस्थानी साहित्य की विधाओं के बारे में हमने देखा है, तो ये भी राजस्थानी साहित्य की विधाएं हैं। नेक्स्ट 72वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, आपको बताना है। इसमें बोलियां हैं और क्षेत्र हैं। तो जगरोती, जी हाँ दोस्तों, जगरोती बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये करौली वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ढाटी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों, लेकिन कहाँ बोली जाती है आपको बताना है। सोंदवाड़ी झालावाड़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, और धावड़ी उदयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। और ढाटी जो है दोस्तों ये बाड़मेर में बोली जाती है। ढाटी कहाँ बोली जाती है, बाड़मेर जिले में ढाटी बोली जाती है। तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 73वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह के बालक संबंधित हैं, इनको किस तरीके से परिभाषित किया गया है, तो दोस्तों इनको परिभाषित किया गया है असुविधाग्रस्त समूह के बालक। इनकी जो आय सीमा है जो वो 2.5 लाख रुपए रखी गई है, और इनको दोस्तों प्राइवेट विद्यालयों में, जी हाँ दोस्तों, सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 25% सीटें निःशुल्क इनके लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 74वां प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। प्रवेश प्राप्त है दोस्तों, प्रवेश पहले ही उसने प्राप्त कर लिया है, तो इस संदर्भ में आपको आंसर का चयन करना है। तो सरकारी विद्यालय में केवल 14 वर्ष तक, तो सरकारी विद्यालयों में तो वैसे ही फ्री शिक्षा मिलती है। गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक ये हो सकता है, लेकिन आगे देखें सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, तो सभी प्रकार के विद्यालय भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो सैनिक स्कूल वगैरह कुछ स्कूल हैं जिनमें 25% वाला प्रावधान लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी अगर किसी बच्चे ने किसी विद्यालय में प्रवेश कर लिया है और वो उसमें अध्ययनरत है, तो वो 8वीं जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा यानी कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है, तब तक वो उसमें अध्ययनरत रहने का हकदार है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का वो हकदार होगा। 75वां प्रश्न देखिएगा, RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि ये थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य जो भी वो पालन पोषण कर रहे हैं को प्रवेश दिलाएं। तो दोस्तों ये धारा है, कौन सी है, ये धारा है दोस्तों 10। कौन सी धारा है दोस्तों, धारा 10 दोस्तों। 8वीं धारा है, धारा 8 है RTE की, वो समुचित सरकार के दायित्व निर्धारित करती है। और धारा 9 है दोस्तों, वो स्थानीय प्राधिकारी के जो दायित्व है वो निर्धारित करती है। और धारा 10 माता पिता के दायित्व निर्धारित करती है, किसके प्रति दोस्तों, बालक के प्रति। धारा 8
सरकार सरकार के दायित्व, 9 स्थानीय प्राधिकारी के और 10 माता पिता के दायित्व। ये है दोस्तों क्रमशः, इनको याद रखना आप। बाकी की धाराएं भी इसमें महत्वपूर्ण है, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। 76वां प्रश्न देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, किसके द्वारा ये अधिनियमित किया गया है दोस्तों? तो ये भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है दोस्तों, जो भारत की संसद है। जी हाँ दोस्तों, भारत की संसद है, उसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। सबसे पहले ये जो अधिनियम था ये राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा के बाद में लोकसभा में गया, और लोकसभा के बाद में ये राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए गया। तो इस प्रकार से ये भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा SIQE का भाग नहीं है? तो SIQE का भाग CCE भी है दोस्तों, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन इसका पूरा नाम होता है। ABL यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसका पूरा नाम होता है। CCP, जी हाँ दोस्तों, CCP का पूरा नाम याद रखना है। चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम इसका पूरा नाम नहीं है दोस्तों। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, जी हाँ दोस्तों, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी इसका पूरा नाम है, इसको याद रखना। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, अगर प्रोग्राम आपको नाम याद है तो उसको गलत मानना दोस्तों, वो गलत है दोस्तों। अगर आपने कहीं लिखा है, पढ़ा है तो वो गलत है। CCP का पूरा नाम है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ओके, तो इसका सही आंसर है दोस्तों CCE का भाग या SIQE का भाग कौन सा नहीं है? तो TCP इसका भाग नहीं है। 78वां प्रश्न देखिएगा, 78वां प्रश्न ये रहा, शिक्षा के नवाचार से संबंधित गलत विकल्प कौन सा है? तो बताइएगा। इस्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। और इस्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को प्रारंभ हुआ, ये भी सही है दोस्तों। इस्माइल 3.0 22 जुलाई 2022 को प्रारंभ नहीं हुआ था दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभ हुआ था राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, जो लेटेस्ट कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। तो इस्माइल 3.0 कब प्रारंभ हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और डी वाला देखिए, आओ घर से सीखे कार्यक्रम 2.0 ये 21 जून 2021 को प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 78 वाला प्रश्न के बाद में देखते हैं दोस्तों 79 प्रश्न, 79 प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में रचनात्मक आकलन यानी कि FA फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट 2 तरीके से कक्षा 1 से 8वीं तक मूल्यांकन के प्रावधान है। तो इसमें दोस्तों जो समेटिव है, समेटिव में जितनी भी परीक्षाएं औपचारिक रूप से होती है वो सब समेटिव या योगात्मक आकलन में शामिल की जाती हैं, जबकि कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान और विद्यालय परिवेश में जो आकलन होता है वो रचनात्मक आकलन होता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कक्ष की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आकलन होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है दोस्तों, कक्षी अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ओके, और जो परीक्षा टाइप कुछ भी साप्ताहिक या मासिक या टर्म के एंड में जो भी परीक्षाएं होती हैं वो समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन का वो हिस्सा है। तो इनको दोनों को याद रखना अच्छी तरीके से। 80वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से SIQE का उद्देश्य कौन सा है? बताइएगा, SIQE का कौन सा उद्देश्य है? तो शिक्षकों की क्षमता वर्धन, बिल्कुल सही है दोस्तों। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, यह भी सही है। विद्यालय में विद्यार्थियों के ठहराव को भी सुनिश्चित करता है दोस्तों। तो ठहराव को कैसे सुनिश्चित करता है दोस्तों? क्योंकि SIQE के अंतर्गत जो है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जैसी संकल्पनाएं हैं, जिसमें विद्यार्थियों को परीक्षा का भय नहीं रहता, जिससे विद्यालय में ठहराव हो जाता है। ओके, और इसमें शिक्षण प्रक्रिया भी कुछ इस तरीके की है जिसमें विद्यार्थियों को आसानी से सिखाया जा सकता है और शिक्षकों का भी इसमें क्षमतावर्धन किया जाता है। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 प्रश्न देखिएगा, दीक्षा, जी हाँ दोस्तों, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? तो दीक्षा का पूरा नाम है दोस्तों, याद रखना इसको अच्छी तरीके से, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका पूरा नाम है। 82वां प्रश्न देखिएगा, दीक्षा राइज, जिसमें राइज का पूरा नाम क्या है? तो इसका भी अच्छी तरीके से याद रखना दोस्तों, क्योंकि आप ई का जो है गड़बड़ कर दोगे, एजुकेशन कर दोगे। एजुकेशन नहीं है दोस्तों, ये शिक्षकों के लिए है। तो इसका पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, एजुकेटर्स से एजुकेशन नहीं है, तो इसको याद रखना। 83वां प्रश्न देखिएगा, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया?
तो 1 जून 2020, जी हाँ दोस्तों 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 84वां प्रश्न, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना 2003 में हुई थी। और 2003 में कब हुई थी? तो 27 जनवरी तारीख है दोस्तों, इसकी तारीख भी आप याद रख सकते हैं। 27 जनवरी 2003 को राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए 85वां प्रश्न, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सी स्वायत्त संस्था है? जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दो तरह की संस्थाएं होती है, एक सरकारी संस्था और एक स्वायत्त संस्था जो अपनी नीतियों का निर्धारण ज़्यादातर खुद करती है। तो ऐसी संस्था कौन सी है? तो ऐसी संस्था है दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, ये सरकारी कार्यालय है। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ये भी सरकारी है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान ये भी सरकारी है या राजकीय है। ओके, राजकीय है ये। और ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है ये दोस्तों ये स्वायत्त शासी संस्था है। 86वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जी हाँ दोस्तों BSF जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को और प्रोत्साहन कार्यक्रमों को ये लागू करता है और संचालित करता है। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना या इसका गठन जो है दोस्तों 30 मार्च 1995 को राजस्थान दिवस के अवसर पर किया गया था। कब किया गया था? 30 मार्च 1995 को राजस्थान दिवस के अवसर में। ठीक है दोस्तों, 87वां प्रश्न ये रहा, DPEP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो DPEP का पूरा नाम है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, DPEP का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसको भी याद रखना आप। 88वां प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में धारा 16 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो धारा 16 के अंतर्गत प्रावधान है दोस्तों रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध किया गया है दोस्तों इसके अंतर्गत, यानी कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। जबकि कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड के प्रावधान जो किया गया वो भी धारा 16 में ही किया गया है। 8वीं बोर्ड को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र और 5वीं बोर्ड को प्राथमिक अधिगम मूल्यांकन परीक्षा के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखना। 89 प्रश्न देखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान, जी हाँ दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया दोस्तों 4 अगस्त 2021 से। जी हाँ दोस्तों 4 अगस्त 2021 से ये प्रारंभ हुआ और इसका कार्य प्रारंभ माना जाता है, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2021 से और 31 मार्च 2026 तक इसका कार्यकाल माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट 90वां प्रश्न, कालबेलिया नृत्य, जी हाँ दोस्तों कालबेलिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? तो ये भरथरी का जो मेला बढ़ता है उसका मुख्य आकर्षण है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब हमने सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित 40 प्रश्न देख लिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्नों को हम अब देखने वाले हैं। तो देखिएगा 91वां प्रश्न, सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान होता है। तो किन किन कारकों का योगदान होता है? तो वातावरण का भी होता है, विद्यार्थियों की प्रेरणा का भी होता है, विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था का भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 92वां प्रश्न देखिए, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं परंतु इस विधि में मुख्य गुण जो है स्टार, यानी कि मुख्य गुण कौन सा है दोस्तों? तो निरीक्षण द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, समीपता द्वारा सीखना या फिर खेल एवं करके सीखना। तो लर्निंग बाय डूइंग इसका सही आंसर हो जाएगा। करके सीखना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो किंडरगार्टन विधि के माध्यम से खेल खेल में करके सीखते हैं, हाथों से करके खुद ज्ञान को अर्जित करते हैं। 93वां प्रश्न देखिएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है अधिगम। जी हाँ दोस्तों अधिगम कहलाता है, अधिगम विकल्प में नहीं है तो अधिगम का मतलब सीखना, लर्निंग कहलाता है ये। ओके, तो लर्निंग इसका आंसर सही हो जाएगा। 94वां प्रश्न देखिएगा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम कहलाती है। तो ये किस मनोविज्ञान की परिभाषा है? बहुत अच्छी परिभाषा है दोस्तों। कैसी परिभाषा है? बहुत अच्छी, अच्छा यानी कि गुड। तो ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों बताइएगा? तो ये परिभाषा दी है दोस्तों वुडवर्थ ने। किसने दी है दोस्तों? वुडवर्थ ने ये परिभाषा दी है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 95वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, बोन फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम तथा रीति रिवाज बालक की किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? इसने दोस्तों बालक के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको अलग अलग
आस्पेक्ट से अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। तो ये जो है रीति रिवाज बालक, नियम और रीति रिवाज जो है बालक के मैक्रो, जी हाँ दोस्तों, मैक्रो तंत्र के हिस्से हैं। ओके, नेक्स्ट 96वां प्रश्न, किसने यह सिद्ध किया कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे में विचार एवं भाषा का अलग अलग विकास होता है? तो दोस्तों ये जो सिद्ध किया है ये वार्प ने किया है। किसने किया? वार्प ने सिद्ध किया है। 97वां प्रश्न देखिएगा, जीन पियाजे ने उद्दीपन के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या कहा है? क्या कहा दोस्तों? तो स्कीमा कहा है। जी हाँ दोस्तों, स्कीमा कहा है विश्वसनीय अनुक्रिया को। 98वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? गलत है। तो अधिगम का बंध सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है, बिल्कुल सही है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? सी हेल हल ने दिया है क्या, या फिर ये इन्हीं में से किसी एक सिद्धांत का एक पार्ट है? तो देखना है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, बिल्कुल सही है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है दोस्तों, तो यह भी सही है। तो गलत कौन सा है दोस्तों? तो गलत है दोस्तों बी वाला। बी वाला क्यों गलत है? क्योंकि अधिगम का जो बंध सिद्धांत है वही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, तो ये थॉर्नडाइक का ही है, सी एल हल का नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 100वां प्रश्न 99वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किसी क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। तो ये परिभाषा किसकी है? अच्छी परिभाषा है दोस्तों। तो ये परिभाषा किसकी है? गुड की। जी हाँ दोस्तों, गुड ने ये परिभाषा दी है। 100वां प्रश्न देखिए, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? बालक का मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है दोस्तों परिवार पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी निर्भर करता है। तो उपयुक्त सभी पर बालक का स्वास्थ्य निर्भर करता है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करेगा दोस्तों स्वयं शिक्षक पर, क्योंकि स्वयं शिक्षक समायोजित होगा तो वो बच्चों को अच्छी तरीके से समायोजित रख पाएगा। तो दोस्तों ये थे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न। अब हम देखने वाले हैं सूचना संप्रेषण तकनीक यानी कि ICT से संबंधित 5 प्रश्न। देखते हैं दोस्तों। 101वां प्रश्न, ICT द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है, किस तरीके से प्रभावित होती है? तो ये प्रभावित होती है दोस्तों, बाकी तीनों देखिए और जो सही है वो देखिए। धार्मिक भावना का इसमें कोई मतलब नहीं है, सामाजिक स्थिति का भी इसमें कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड ये भी इतना प्रभावी नहीं है। तो कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम और कंप्यूटर से ICT द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 4 नंबर इसका सही आंसर है। 102 प्रश्न देखिएगा, रेडियो, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक और शिक्षार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है, ये कथन किस उपागम की ओर संकेत करता है? तो यह उपागम इंटीग्रेटेड, जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेटेड उपागम की ओर संकेत करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा 103 प्रश्न। 103 प्रश्न ये रहा, कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? तो सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन भी है, अनुरूप प्रकार का अनुदेशन भी है, शैक्षिक गेम्स के रूप में अनुदेशन भी है। तो रिकॉर्डिंग मशीन इसका उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 103 का डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, 104 प्रश्न देखिएगा, अनुदेशन प्रणाली उपागम है। अनुदेशन प्रणाली किसका उपागम है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, समस्या केंद्रित या कक्षा कक्ष केंद्रित? तो दोस्तों ये होता है अनुदेशन प्रणाली समस्या केंद्रित। नेक्स्ट 105 प्रश्न, MS वर्ड में क्या होता है दोस्तों? तो MS वर्ड में ग्राफ बनाए जा सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, या फिर पेज नंबरिंग की जा सकती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों MS वर्ड होता है, उसमें पेज नंबरिंग की जा सकती है, पेज नंबरिंग इसमें की जा सकती है। 106 दोस्तों, अब देखते हैं हम शैक्षिक रीति विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न और इसके बाद में देखेंगे 25 प्रश्न जो कि आपके विद्यालय विषयों से संबंधित है। तो देखिएगा दोस्तों, 106 प्रश्न, प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छात्रों से क्या कार्य करवाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए बच्चों से क्या कार्य करवाया जाता है? इसके लिए बच्चों से अभ्यास कार्य करवाया जाना चाहिए। तो अभ्यास कार्य इसका सही आंसर है। 107 प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इसका अमूर्तता का, लघुपद का, या स्वगति का, या तत्काल प्रतिपुष्टि का? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमूर्तता का। मूर्तता का सिद्धांत होता है दोस्तों, अमूर्तता का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 108 प्रश्न, रचनात्मकतावादी उपागम किस
तकनीकी के द्वारा सिखाने पर बल देता है? किस तकनीकी द्वारा सिखाने पर बल देता है दोस्तों? तो मस्तिष्क उद्वेलन, माइंड ब्लोइंग, या इंक्वायरी मेथड, या कोऑपरेटिव लर्निंग। तो दोस्तों सारे के सारे इसके विकल्प सही है। मस्तिष्क उद्वेलन, पूछताछ, उपागम, सहकारी उपागम, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 109 प्रश्न देखिएगा दोस्तों। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंज है, तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है दोस्तों बेकन का। जी हाँ दोस्तों, बेकन ने ये कथन कहा है गणित के संदर्भ में। ओके, तो 110वां प्रश्न देखिएगा। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण निम्न में से कौन सा होता है? तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है दोस्तों समस्या को अनुभव करना। समस्या को अनुभव करके उसका वैज्ञानिक तरीके से हल किया जाता है। तो पहला चरण हो जाएगा समस्या का अनुभव करना। 111 प्रश्न देखिएगा। जिन प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा जांचने पर भिन्नता दर्शाता है, और इसमें किसका अभाव पाया जाता है? तो इसमें अभाव पाया जाता है दोस्तों विश्वसनीयता का, क्योंकि विश्वसनीयता इसके अंदर नहीं रहती है, क्योंकि अलग अलग परीक्षक इसको जांच रहे हैं और अलग अलग अंक आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न पत्र में जो है विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तो विश्वसनीयता रहती है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न और जो विवरणात्मक प्रश्न रहते हैं उसमें विश्वसनीयता नहीं रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता उसमें नहीं है, विश्वसनीयता का अभाव उसमें पाया जाता है। 112 प्रश्न है। जिसमें छात्र समस्त प्रयोग संबंधी क्रियाओं, अनुभवों और परिणामों को लिपिबद्ध कर लेता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है दोस्तों छात्र प्रयोगशाला विधि। जी हाँ दोस्तों, छात्र प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत एक छात्र समस्त क्रियाओं को कर लेता है, उनको अनुभव कर लेता है, और जो भी परिणाम वो निकालता है उनको लिपिबद्ध भी कर लेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, छात्र प्रयोगशाला विधि। 113वां प्रश्न देखिएगा। विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है? तो विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि देखिएगा दोस्तों, विद्यार्थी अध्यापक दोनों खोजें, या अध्यापक खोजें और विद्यार्थी को बताएं, या अध्यापक के निर्देशन में विद्यार्थी स्वयं खोजे। जी हाँ दोस्तों, यही आपका 100% सही आंसर है। अध्यापक के निर्देशन में विद्यार्थी स्वयं खोजते हैं। कौन सी विधि में? विज्ञान शिक्षण अन्वेषण विधि के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका केवल मार्गदर्शक की होती है, जबकि नवीन ज्ञान का अन्वेषण जो करता है, नवीन खोज करता है, वो विद्यार्थी स्वयं करता है, नवीन तथ्यों का। ठीक है, नेक्स्ट 114वां प्रश्न देखिएगा। इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? तो इकाई विधि के किस सोपान के अंतर्गत गृह कार्य प्रदान किया जाता है? तो चतुर्थ सोपान के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ सोपान के अंतर्गत गृह कार्य प्रदान किया जाता है इकाई योजना में। 115वां प्रश्न देखिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? देखिएगा दोस्तों, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। जी हाँ दोस्तों, भाषा की बारीकी उच्च प्राथमिक स्तर पर सिखाई जानी चाहिए, सौंदर्य बोध सिखाया जाना चाहिए, और इनको समझने की क्षमता का विकास बच्चों के अंदर किया जाना चाहिए। यही उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है दोस्तों। बाकी भी है, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो ए वाला आंसर इसका है दोस्तों, क्योंकि व्याकरण के नियमों को याद करना, भाषा को लिखना और सिखाना, भाषा के विभिन्न संरचनाओं का अभ्यास कराना, ये प्राथमिक स्तर पर भी संभव है। 116वां प्रश्न देखिएगा। नाटक शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़े गए नाटक का मंचन करवाओ, ताकि जो भी बच्चे ने नाटक पढ़ा है उसको वो व्यवहारिक रूप से समझ सके। ओके, 117वां प्रश्न देखिएगा। व्याख्यान विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि सत्य है? प्रश्न को ठीक ढंग से जरूर पढ़िएगा दोस्तों। तो देखिए, यह आगमन विधि की पूरक विधि है, तो नहीं है दोस्तों। यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, नहीं है दोस्तों। ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह व्याकरण शिक्षण की उपयोगी विधि है, तो व्याकरण शिक्षण व्याख्यान से संभव कैसे हो सकता है दोस्तों? डी वाला देखिए, यह विद्यार्थियों में एकाग्रता का गुण विकसित करता है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर सही है। इससे एकाग्रता का गुण विकसित होता है विद्यार्थियों में। 118वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों, क्रिया का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, रूढ़िवादिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो दोस्तों क्या नहीं है? रूढ़िवादिता का सिद्धांत इसमें
नहीं है। क्रिया का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत सामाजिक अध्ययन में पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट 119 प्रश्न देखिए, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि सबसे सही है। तो दोस्तों इसका आंसर है समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है इससे। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि से समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है विद्यार्थी के अंदर। 120वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से निबंधात्मक प्रश्नों का सबसे बड़ा दोष कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो निबंधात्मक प्रश्न है उनका सबसे बड़ा दोष क्या होता है, तो ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं है। तो ये तो है दोस्तों, विद्यार्थियों के लेखन कौशल की जांच के लिए निबंधात्मक प्रश्न। बी वाला देखिए, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है, ये सही है दोस्तों। और सी वाला देखिए, इन प्रश्नों की सहायता से मूल्यांकन संभव नहीं है। मूल्यांकन तो हो सकता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठता नहीं होती है और विश्वसनीयता नहीं होती है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है। 121वां प्रश्न देखिए, यदि विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले प्रयोग अथवा समस्या समाधान में आई त्रुटि का स्वयं पता लगा लेते हैं तो यह व्यवहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह व्यवहार है विद्यार्थी का, ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, क्योंकि उसने जो त्रुटि की है उसका ज्ञान उसको हो गया, तो ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, इंग्लिश टीचिंग मेथड से संबंधित 122वां प्रश्न, विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश पुट्स अ ट्रिमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट मेमोरी। कौन सा टीचिंग मेथड है वो विद्यार्थी की जो स्मरण शक्ति है या स्मरण भंडार है उस पर ज़्यादा जोर देता है, स्ट्रेन। ओके, तो ये है दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में विद्यार्थी की मेमोरी पर ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा बल दिया जाता है। 123वां प्रश्न देखिएगा, कम्युनिकेटिव कंपेटेंस इंक्लूड्स, कम्युनिकेटिव कंपेटेंस जो है ये क्या शामिल होता है इसमें, तो ओनली लिंग्विस्टिक कंपेटेंस या ओनली ग्रामेटिकल नॉलेज या फिर ओनली एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल नॉलेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला, बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज टू परफॉर्म डिफरेंस फंक्शंस, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। 124वां प्रश्न देखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स, ग्रेडेशन का मतलब क्या है दोस्तों, या इसका मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तो इसका मुख्य सिद्धांत है ग्रेडेशन का ये है दोस्तों, गो फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि आसान से कठिन की ओर, यानी कि सरल से जटिल की ओर आपको बढ़ना चाहिए। 125वां प्रश्न देखिएगा, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग द स्मॉल चिल्ड्रन टू रीड द मदर टंग, मातृभाषा में पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों को वो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है छोटे बच्चों के लिए वो स्टोरी मेथड होता है दोस्तों। स्टोरी में हमको पढ़ाया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विषय से संबंधित प्रश्न। देखिए दोस्तों, हिंदी वाले प्रश्न, यह फल सड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह फल सड़ा हुआ है, इस वाक्य में यह शब्द किस विशेषण का सूचक है। तो दोस्तों यह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण का सूचक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में तात्कालीन क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तात्कालिक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इंजेक्शन लगाते ही हरी बेहोश हो गया, सही है दोस्तों, है इसमें तात्कालिक। कक्षा में आते ही शिक्षक पढ़ाने लगा, तो इसमें भी तात्कालिक क्रिया है दोस्तों। गाय का दूध पीते ही बछड़ा उछल कूद करने लगा, तो ये भी तात्कालिक क्रिया है। पारस कपड़े पहनता है, तो ये वाला इसमें तात्कालिक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 4th नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 128वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वाकजाल। जी हाँ दोस्तों, वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वाक प्लस जाल संधि विच्छेद होगा वाकजाल का। ओके, 129 क्वेश्चन देखिए, 129 प्रश्न, यदि मुझे थोड़ा सा भी समय मिल जाता तो मैंने पुस्तक पढ़ ली होती। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है दोस्तों, तो हेतु मध भूतकाल इसमें है। कौन सा भूतकाल है, हेतु मध भूतकाल इसमें है। ओके, 130 प्रश्न, ओझा आदमी अधिक इतराता है, इस आशय का बोध कराने वाली कहावत कौन सी है दोस्तों, तो अध जल घगरी झलकत जाए, अध जल घगरी झलकत जाए इसका सही लोकोक्ति है दोस्तों। इसकी सही जो कहावत है
कहावत या लोकोक्ति वो कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? अज्जल गगरी झलकत जाए। नेक्स्ट देखिए 131, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का छोटा बड़ा होना किस गति पर निर्भर करता है? तो दोस्तों पृथ्वी दो गतियाँ करती है। ये मान लो सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अगर अपनी ही जगह घूम रही है तो इसको बोलते हैं परिभ्रमण। जी हाँ दोस्तों, परिभ्रमण, रोटेशन। और जो पृथ्वी मान लो इस तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसको बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और दिन रात छोटे बड़े होते हैं, जबकि दिन और रात का बनना परिभ्रमण गति पर निर्भर करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात बनते हैं। 132वां प्रश्न देखिएगा, न्यूटन का कौन सा नियम यह सिद्ध करता है कि कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अध्यारोपित नहीं होता है? तो दोस्तों ये न्यूटन का पहला नियम है और पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से जाना जाता है, जड़त्व के नियम के नाम से। ओके। 133वां प्रश्न, राजस्थान में कितनी बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान में कितनी बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है? तो 4 बार हुआ है दोस्तों। कितनी बार हुआ है? 4 बार। 1967 में हुआ है सबसे पहले, फिर 1977 में हुआ है, फिर 1980 में हुआ है, फिर 1992 में बाबरी मस्जिद के टाइम पे हुआ है। तो कुल मिलाकर के 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, याद रखना। 134 प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो आपको पता है मोर जो है भारत का राष्ट्र पक्षी है, लेकिन मोर विकल्प में नहीं है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम पाउ क्रिस्टेटस दे रखा है, तो यही आपका विकल्प है। पाउ क्रिस्टेटस क्या है? भारत का राष्ट्र पक्षी। नेक्स्ट 135, राजस्थान के किस वन्य जीव क्षेत्र को एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है? तो यह है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में। नेक्स्ट देखिएगा 136 प्रश्न, भारत में जैवमंडल रिजर्व कब प्रारंभ हुए? तो कब प्रारंभ किया गया इनको? 1986। जी हाँ दोस्तों, 1986 में भारत सरकार द्वारा जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 138 प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जैव उर्वरक। जी हाँ दोस्तों, जैव उर्वरक का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों जैव उर्वरक का निर्माण जो होता है वो शैवालों से होता है। किससे होता है दोस्तों? शैवालों से जैव उर्वरक का निर्माण होता है। 138 प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों प्रशासनिक प्रमुख की बात हो रही है तो मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है किसी भी राज्य का। मुख्य न्यायाधीश न्यायिक प्रमुख होता है किसी भी राज्य का। और इसमें मुख्य सचिव होता है, वो संवैधानिक पदाधिकारी नहीं है दोस्तों। मुख्य सचिव जो है प्रशासनिक पदाधिकारी है। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री राज्य कैडर के वरिष्ठतम, जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठतम IAS अधिकारियों में से करता है और इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। मुख्यमंत्री के संबंधों पर इसका कार्यकाल निर्धारित होता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट 139वां प्रश्न, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 8 मीटर और 15 मीटर है। इनके मध्य जो क्षेत्रफल बन रहा है उस क्षेत्रफल का, उनके मध्य बनने वाला जो राउंड एरिया है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 506 वर्ग मीटर। आप इसको करके देखिए। ओके। नेक्स्ट, मैथ वाले क्वेश्चन कोई नहीं करवाऊंगा दोस्तों, मैं बस आपको पढ़ के बताऊंगा। 140वां प्रश्न देखिएगा, 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या है? तो दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है ट्रेन की है। दोस्तों मैथ वाले क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है, वैसे वीडियो लंबा बन रहा है तो मैं इनको आप नोटबुक लेकर के वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। 141वां प्रश्न, सूर्योदय, जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व और सूर्योदय के कुछ मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण होता है अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, अपवर्तन इसका कारण होता है। अपवर्तन के कारण जिस तरीके से पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार से सूर्यास्त और सूर्योदय के ठीक पहले और ठीक बाद सूर्य हमको दिखाई देता है 2 मिनट तक। 142वां प्रश्न देखिए, द लेफ्ट अबाउट आवर। तो आवर क्या है दोस्तों? आवर के पहले ए आएगा या एन आएगा। ये एच आ रहा है लेकिन जिसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो रहा है वो आ से हो रहा है तो एन आएगा। तो क्या आएगा? एन आएगा। दे लेफ्ट अबाउट एन आवर एगो। ओके। नेक्स्ट देखिएगा 143 प्रश्न, द मीटिंग बिगन आफ्टर द चीफ गेस्ट।
तो चीफ गेस्ट के आने के बाद में मीटिंग प्रारंभ हुई, तो हैड अराइव्ड। जी हाँ दोस्तों, हैड अराइव्ड। द मीटिंग बिगन आफ्टर द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड। जैसे ही चीफ गेस्ट पहुँचे मीटिंग प्रारंभ हो गई। 144वां प्रश्न, ओपन द विंडो। विंडो को खोलिए, तो इसको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो इसका सही हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपनड। जी हाँ दोस्तों, लेट द विंडो बी ओपनड, लेट वाले सेंटेंस से ये पैसिव वॉइस बनेगा। ओके। 145, सुधा सेड टू संगीता कैन यू हेल्प मी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है, तो क्या बनेगा दोस्तों? तो इसका बनेगा सुधा आस्क्ड संगीता इफ शी कुड हेल्प हर। ये वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। 146वां प्रश्न देखिएगा। 146वां प्रश्न, एन एक्सट्रीम वेदर विदाउट एनी रेनफॉल। बिना भी किसी बरसात के एक खतरनाक भयानक मौसम होता है, वो ड्रॉट होता है दोस्तों। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, सूखा या अकाल। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। डिजास्टर सूखे से सूखे का एक हिस्सा है दोस्तों। डिजास्टर जो डिजास्टर का एक हिस्सा सूखा है दोस्तों, क्योंकि डिजास्टर किसी भी तरीके से आ सकता है, भूस्खलन से, सुनामी से, तो इस तरीके से। तो इसका आंसर आपका डिजास्टर नहीं होगा, ड्रॉट होगा। ओके, सूखा। 147वां प्रश्न देखिए। दयानंद सरस्वती ने पहली बार राजस्थान में किस रियासत की यात्रा की थी? तो 1865 में। जी हाँ दोस्तों, 1865 में करौली रियासत के मेहमान के रूप में दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में आए थे। नेक्स्ट, आप मुझे कमेंट करके बताइए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी। 148वां प्रश्न, ग्वालियर प्रशस्ति व राजूगढ़ लेख किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो लेख संबंधित है ये प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट, 149वां प्रश्न, 5,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही आंसर 2250 रुपये हो जाएगा। 150 प्रश्न ये देखिएगा दोस्तों। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में, 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं? उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को की संख्या आपको बताना है, तो ये है दोस्तों 50%। जी हाँ दोस्तों, 50% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे। तो ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के 150 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।